का एक्सपाथ कहीं है यहाँ तुम्हारा? चलो अच्छा याद करो, हम लोग किसका एक्सपाथ बता रहे थे? हाँ, मतलब जैसे स्क्रॉल का, और किसी भी स्क्रॉल का, मान लो यही टॉप अकाउंट से इसका स्क्रॉल निकालना हो तो हमने तुमको बताया था ना, दिक्कत दिखाई थी कि एक तो बिना कंटेंट्स के नहीं हो रहा था क्योंकि इसमें क्या थे, कुछ फालतू के स्पेसेस थे। हमने तुमको ये बताया था यूज किसका करना, कंटेंट्स का। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये कंटेंट्स। अब जैसे अगर इस एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है, हमने तुमको दिखाया था कि भाई इसमें फालतू वर्ड भी है, लेकिन इतना हमें पता है कि इसके अंदर स्क्रॉल है। तो हमने तुमसे कहा था कि इसका यूज कर लो कैसे, कंट्रोल F /A और फिर क्या, कंटेन्स ब्रैकेट के अंदर टेक्स्ट ब्रैकेट कॉमा और उसकी वैल्यू। लिंक क्या आ रहा था, 1/30। याद है कल की नहीं? हमें तो इसको यूनिकली आइडेंटिफाई करना है टॉप अकाउंट से स्क्रॉल को। तो हमने बताया था जब इससे यूनिक नहीं हो रहा तो क्या करो, पेरेंट पे जाओ। यहाँ भी कुछ नहीं खास मिला हमें, ग्रैंड पेरेंट पे गए। अब पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट, इन लोगों के लिए कॉमन वर्ड इस्तेमाल होता है, क्या बोलते हैं, एंसेस्टर। एंसेस्टर मतलब पूर्वज। जो तुम्हारा पेरेंट है वो भी तुम्हारा एंसेस्टर है, जो तुम्हारा ग्रैंड पेरेंट है, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट है, कोई भी है, वो सारे के सारे क्या है, एंसेस्टर है। ठीक है, तो हम इसके ऐसे पेरेंट या जिसे कहे पेरेंट में बोलो, ऐसे इंसेस्टर को ढूंढ रहे हैं जो क्या हो, यूनिक भी हो और स्टेबल भी। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये मिला था हमें। लेकिन इसको भी ट्राई किया था तो ये भी था, नहीं था। जब इसको ट्राई किया था तो ये भी यूनिक नहीं था, क्योंकि इसके पास क्या थी, क्लास थी ना। और क्लास, हम भाई देखो, जो भी उसी पेरेंट को लेते हो जिसके पास क्लियर इंफॉर्मेशन हो। तो इसको भी अगर ट्राई करके देख लो, /table @class = सिंगल कोट्स के अंदर, तो ये भी क्या दिखा रहा है, 1/30, यूनिक नहीं है। तो इसलिए यहाँ भी हमारी जो कहते हैं सर्च है वो कंप्लीट खत्म नहीं हुआ। फिर क्या करेंगे, और आगे जाएंगे। अब यह फिर कहते रिलेशन ध्यान से पहचानना सीखो। ये टेबल पेरेंट चाइल्ड नहीं है, ये सिबलिंग है। ये तीनों आपस में क्या है, सिबलिंग। इनका पेरेंट कौन है, ये टेबल। हेल्प किससे लेनी है, पेरेंट से लेनी है। टेबल के पास नहीं है तो टेबल के पेरेंट के पास जाओ, टेबल के सिबलिंग के पास मत जाओ। जब यहाँ पहुंचे तो हमें मिल गया आईडी, जो कि क्या है, stuff _14 /div @id = ठीक। अब इसके अंदर देखो, तुम्हारे सामने है 3 टेबल है ना। मेरा एलिमेंट किसके अंदर है, तीसरे के अंदर है ना, तीसरे टेबल में है ना ये। तो यहाँ लिखे क्या, /table 3, फिर /t body, फिर /tr, फिर /td। 2 हैं, एक td ये भी है, इस tr के 2 चाइल्ड है ना, ये td और ये td। तो यहाँ लिखा td1 और फिर लिखा /a। तो यहाँ तक पहुंच गए कि नहीं, क्लियर है? ये एक्सपाथ हम लोगों ने लिखा। क्लियर है ये? लेकिन अब इस एक्सपाथ में भी हमें कुछ गड़बड़ी लगी। गड़बड़ ये लग रही है कि इसमें इसका रास्ता बहुत लंबा है ना, कि भाई पहले क्या, ये काम कैसे करेगा, पहले डिव के पास जाएगा जिसकी आईडी क्या है, stuff _14। जब वो उसको मिल जाएगा, ठीक है, पहले क्या ढूंढेगा, ऐसा कौन है जिसका टैग डिव है, फिर डिव छाट लेगा, फिर ढूंढेगा उस डिव के अंदर ऐसा कौन है जिसकी आईडी क्या है, stuff _14 है। तो जब उसको एक यूनिक डिव मिल जाएगा, फिर स्लैश क्या पड़ेगा, टेबल 3।
फिर उसके चाइल्ड पे जाएगा और टेबल होना चाहिए, और कौन सा होना चाहिए, तीसरा, यहाँ पहुंचेगा। फिर उसके अंदर कहाँ पहुंचेगा, टी बॉडी के पास। टी बॉडी से कहाँ पहुंचेगा, टी आर, टी आर से TD1, TD1 के बाद ए। लेकिन ये बताओ, अगर एक TD यहाँ, पिछले कल पूछा भी था ना कि हमने यहाँ TD1 लिखा है, तो क्या ये सही है? अब एक गलती तो यहाँ है ही, मान लो यहाँ पे एक TD और ऐड हो जाए तब, तो ये जो पहला TD है ये क्या बन जाएगा, दूसरा ना। जो पहला TD है क्या बन जाएगा, दूसरा। तो क्या ये काम करेगा, नहीं काम करेगा। एक चीज तुम लोग को दिखाते हैं, पहले ये देखो। अच्छा, टेबल 3 है ना, ये यहां तक कहां तक आ रहा है, ये देखो ध्यान से। टेबल 3 आ रहा है ना। अब टेबल 3 के अंदर क्या है, ध्यान से देखो, TD है और A है ना। हम लिख दे, अच्छा ध्यान से देखो तो क्या लिख रहे हैं, डबल स्लैश लिख रहे हैं, और क्या लिख रहे हैं, A। हमने स्लैश नहीं लिखा है, ध्यान से देखो। इसके पहले जितने लिख रहे थे हम क्या लिख रहे थे, स्लैश। स्लैश का मतलब क्या होता है, बिल्कुल, पेरेंट चाइल्ड रिलेशन। ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशन है ना। लेकिन डबल स्लैश का मतलब क्या होता है, ये जानो। डबल स्लैश का मतलब होता है पेरेंट डिसेंडेंट रिलेशन। अब डिसेंडेंट किसे बोलते हैं, देखो डिसेंडेंट उसे बोलते हैं क्या, जैसे एंसेस्टर होता है पूर्वज, और डिसेंडेंट होते हैं तुम्हारे वंशज। वंशज का मतलब क्या होता है, जो तुम्हारे वंशज है, इसका मतलब क्या है, जो तुमसे नीचे है। जैसे तुम्हारा बेटा क्या है, तुम्हारा वंशज। तुम्हारा पोता जो है वो भी तुम्हारा क्या है, वंशज है। तुम्हारा जो उसका अपर पोता है वो भी तुम्हारा क्या है, वंशज है। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिसेंडेंट। क्या बोलते हैं, डिसेंडेंट। तो डबल स्लैश का मतलब होता है पेरेंट। जैसे देखो, ये लिखने का क्या मतलब होता है, ये पढ़ो। ये लिखने का मतलब हुआ कि पहले डिव को ढूंढो, जब डिव मिल जाए तो उसके अंदर क्या ढूंढो, तीसरा टेबल। लेकिन ये तीसरा टेबल डिव का क्या होना चाहिए, यहाँ देखो सिंगल लाइन है ना, मतलब उसका क्या होना चाहिए, चाइल्ड होना चाहिए। अगर यहाँ कहीं भी लिखा हो, ये देखो, अगर स्लैश, तो इसका मतलब क्या होता है, पेरेंट चाइल्ड ना। तो इसका मतलब क्या है, डबल स्लैश डिव और स्लैश टेबल 3। इसका क्या मतलब है कि पहले डिव को ढूंढो और फिर डिव के अंदर तीसरे टेबल को। और लेकिन वो तीसरा टेबल डिव का क्या होना चाहिए, चाइल्ड। और चाइल्ड है कि नहीं है, चाइल्ड। तीसरा टेबल जो है डिव का चाइल्ड है कि नहीं है, डिव के 3 चाइल्ड है कि नहीं है, तो ये तीसरा है ना, उस पे आया कि नहीं। क्या यहाँ टेबल 4 लिख दोगे चलेगा, तुम्हें 4 टेबल है ही नहीं, तुम कह रहे हो चौथी पे जाओगे। वो भी तुम क्या बोल रहे हो कि उसका अब लिखा तुमने क्या, स्लैश ए। इसका क्या मतलब हुआ, कौन, ए। तो बताओ तीसरे टेबल का चाइल्ड ए है, टी बॉडी है ना। तीसरे टेबल का चाइल्ड कौन है बताओ, टी बॉडी है ना। अगर तुम यहां लिख दो स्लैश टी बॉडी तो सही है, लेकिन हमने यहां क्या लिखा, स्लैश ए, चलेगा। अच्छा, स्लैश टी आर लिख दे तो चलेगा, क्योंकि टेबल का चाइल्ड नहीं है टी आर। लेकिन ये देखो जरा, लिख दे, हमने क्या लिखा, डबल स्लैश टी आर लिखा है। ध्यान से देखो इस बात को, हमने क्या लिखा है, डबल स्लैश टी आर लिखा है। डबल स्लैश का मतलब क्या हुआ कि डिव पे पहुंचो, फिर उसके अंदर टेबल स्लैश टेबल 3, मतलब डिव का चाइल्ड होना चाहिए कौन, टेबल 3। और चाइल्ड कैसा, इमीडिएट चाइल्ड। इमीडिएट का मतलब जस्ट चाइल्ड, और जस्ट चाइल्ड है टेबल 3। और डबल स्लैश टी आर का मतलब हुआ कि अब इस टेबल 3 के अंदर टी आर होना चाहिए। उसका चाइल्ड हो टी आर तो भी चलेगा, ग्रैंड चाइल्ड हो तो भी चलेगा, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड हो तो भी चलेगा, जो भी हो उसका वंशज होना चाहिए। ये जो टी बॉडी है ये भी टेबल का वंशज है, ये जो टी आर है ये भी इस टेबल का वंशज है, ये जो टी डी है ये भी इस टेबल का वंशज है, ये जो ए है ये भी इस टेबल का क्या है। देखो जरा ध्यान से, हम यहाँ ये लगा दें, हमने क्या लिखा,
ये कैसे काम कर रहा है? पहले div को ढूंढेगा, div के अंदर तीसरी टेबल को ढूंढेगा और तीसरी टेबल के अंदर क्या ढूंढेगा? a। अब a उसका चाइल्ड हो तो भी चलेगा, ग्रैंड चाइल्ड हो तो भी चलेगा, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड हो तो भी चलेगा, ग्रेट 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 ग्रैंड चाइल्ड हो तो भी चलेगा। अब ये देखो क्यों बता रहा है 1 ऑफ 2? सीधी बात है, यहां देखो ध्यान से, ये टेबल है ना, हाईलाइट होकर दिखाई दे रही है ना, इसके अंदर 2 लिंक है ना। तुमने क्या लिखा है यहाँ कि टेबल 3 में जाओ, टेबल 3 में गया, फिर तुमने क्या लिखा है? /a। कहा टेबल 3 के अंदर क्या लिंक, तो टेबल 3 के अंदर कितने लिंक है? 2। कहाँ है भैया? दिख जाओ, देखो दिख जाएंगे तुमको, 2 लिंक है कि नहीं? ये दोनों लिंक किसके अंदर? देखो ये लिंक टीडी के अंदर है, ये लिंक इस टीडी के अंदर है, लेकिन दोनों टीडी किसके अंदर है? टीआर के अंदर है ना। टीआर इन दोनों टीडी का पेरेंट है कि नहीं? ये टी और डी दोनों का क्या है? ग्रैंड पेरेंट है ना। ग्रैंड पेरेंट बोले या क्या बोले? एंसेस्टर है ना। ये टेबल भी इनका क्या है? एंसेस्टर है ना। देखो ध्यान से इस बात को, तो हम कह रहे हैं ये रिलेशन समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले ये देखो /, एक एग्जांपल दूसरा दिखाते हैं, फिर इसके बाद इसके ऊपर वापस आएंगे। जैसे ये देखो, ये बताओ। अच्छा चलो इसको ही देखते हैं। अच्छा ये देखो, ये स्टार्ट रिकॉर्डिंग लिखा है और स्पैन लिखा है। इसका एक्सपाथ बनाने को कहे तो बना दोगे ना? कैसे बनाओगे? /, स्पैन और टेक्स्ट इक्वल टू करके बना दोगे। मान लो ये स्टार्ट रिकॉर्डिंग जो लिखा हुआ है, ये बार बार क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, मतलब स्टेबल नहीं है। तो क्या इनर टेक्स्ट का यूज करोगे? नहीं करोगे। फिर क्या करोगे? पेरेंट पे जाओगे। मान लो पेरेंट के पास भी क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है तो क्या करोगे? ग्रैंड पेरेंट पे, मतलब स्पैन के पास नहीं है तो किसके पास गए? नहीं, स्पैन, ये आई जो है स्पैन का पेरेंट है? नहीं, देखो स्पैन और आई दोनों क्या है? सिबलिंग है। आई और स्पैन दोनों चाइल्ड है किसके? डिव। इसके पास क्लियर इंफॉर्मेशन अगर नहीं है तो किसके पास जाओगे? पेरेंट के पास। क्या इसके पास है? डिव के पास, ये देखो है, नहीं है। फिर इसके पास गए क्या? ग्रैंड पेरेंट। क्या इसके पास है? हाँ है। एक आईडी है और आईडी हमेशा क्या होती है? यूनिक होती है। तो हम लिखें Ctrl+F /div @id इक्वल टू और आईडी की वैल्यू। अब देखो इसके आगे लिखा क्या? स्लैश। अब इस डिव का चाइल्ड कौन है? ये डिव, तो /div। और इस डिव का चाइल्ड कौन है? ये स्पैन। स्लैश, आ गए ना यहां तक? ये एक्सपाथ ऐसे भी लिखा जा सकता। देखो तुम्हारे आंख के सामने ये। लेकिन जरा सोचो, अगर हम कल को मान लो डेवलपर क्या करता है
इस एप्लीकेशन में थोड़े चेंजेस करता है। अभी स्ट्रक्चर कैसा है, div के अंदर div है और उसके अंदर क्या है, स्पैन है। कल को मान लो डेवलपर div के अंदर एक टेबल बनाता है, टेबल के अंदर एक टी बॉडी बनाता है, टी बॉडी के अंदर टी आर बनाता है, टी आर के अंदर टी डी बनाता है, टी डी के अंदर div रखता है और उसके अंदर स्पैन रखता है, तो क्या ये XPath काम करेगा? या ये सोचो कि div के अंदर div है ना, फिर स्पैन है ना। मान लो डेवलपर ऐसा बना दे, एक div है, उस div के अंदर एक और div है, उसके अंदर फिर ये div है, फिर इसके अंदर ये स्पैन है, तो XPath तुम्हारा बदल के क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा ना। अगर ऐसा हो जाए कि ये div है, div के अंदर एक और div है, उस div के अंदर ये div है और उसके अंदर फिर क्या है, ये स्पैन है, तो XPath ऐसा बन जाएगा ना। अगर मान लो डेवलपर कल को ये बीच का div हटा दे, क्या कर दे, बीच का div हटा दे, तब XPath क्या बन जाएगा? div और सीधे स्पैन। मान लो अभी क्या है, div के अंदर div है, फिर अंदर स्पैन है ना। मान लो ये वाला div क्या करे डेवलपर, हटा दे, सीधे div के अंदर आई के अंदर, और आई के बगल में क्या है, स्पैन। तो ये स्पैन div का क्या हुआ, चाइल्ड हुआ कि नहीं हुआ? तब XPath क्या होगा, ये बन जाएगा ना। बोलो ये काम करेगा कि नहीं करेगा? और जब, तो मतलब क्या है मेरा कहने का ये मतलब, लेकिन जरा ध्यान से देखो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ, ये XPath देखो काम कर रहा है कि नहीं। यहां स्लैश नहीं लगा है, ध्यान से देखो, इससे कंपेयर करो जो हमने पहले लिखा, इन दोनों में अंतर समझो। इसका क्या है, ये div को ढूंढता है जिसकी आईडी डाउनलोड 3 है, फिर उसके अंदर इसको चाइल्ड चाहिए कौन, div। अगर वो चाइल्ड div नहीं मिला, मान लो डेवलपर ने उसको हटा दिया, तो ये काम करेगा ऊपर वाला? नहीं काम करेगा। मान लो डेवलपर ने एक div और जोड़ दिया, तो div के अंदर div, उसके अंदर div, फिर स्पैन है, तो क्या ये काम करेगा? नहीं काम करेगा। इसके काम करने का तरीका देखो जरा, ये पहले div ढूंढेगा जिसकी आईडी क्या है, डाउनलोड 3। जब वो div मिल जाएगा तब वो देखेगा कि इस div के अंदर स्पैन है या नहीं। चाइल्ड हो तो भी चलेगा, ग्रैंड चाइल्ड हो तो भी चलेगा, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड हो तो भी चलेगा। जरा ये देखो, ये काम कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि ये ढूंढ रहा है div जिसकी आईडी क्या है, डाउनलोड आईडी 3, मतलब ये आईडी क्या है, डाउनलोड 3। फिर उसके अंदर ढूंढ रहा है कि उसके अंदर स्पैन मिलना चाहिए। चाइल्ड हो तो भी अच्छी बात है, ग्रैंड चाइल्ड हो वो तो भी अच्छी बात है, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड हो तो भी अच्छी बात है। ये देख रहे हो, मतलब अंदर तुम्हें पूरा स्ट्रक्चर देने की जरूरत नहीं है। कल को डेवलपर यहाँ आए, 2 div और बढ़ा दे, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा, तब भी तो div के अंदर स्पैन है ना। डेवलपर तब भी तो div के अंदर स्पैन है कि नहीं है। इसीलिए इसका यूज बहुत ज्यादा होता है, जो नीचे अभी लिखा गया ये मोस्ट यूज्ड है, और ये ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर हमने लिखा है ये यूज नहीं होता। ऊपर वाला यूज नहीं होता। क्यों नहीं यूज होता? तुमने पूरा रास्ता बता दिया, उसके अंदर जाना है, यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ। अब अगर जरा सा भी एक गड़बड़ हुआ तो फिर उस वहां पहुंच पाओगे नहीं। ये कैसे काम करता है, ये सोचो कि पहले div पे पहुंचेगा जिसकी आईडी क्या है, डाउनलोड 3 है, और फिर उसके अंदर उसको स्पैन चाहिए। अब उसके अंदर वो 2 लेवल नीचे है कि 4 लेवल नीचे है कि जस्ट नीचे है कि 10 लेवल नीचे है, फर्क नहीं पड़ता। कल को 2-3 लेवल और बढ़ा दिए जाए, 3-4 लेवल घटा दिए जाए, तब भी मेरा ये XPath परफेक्टली काम करेगा। इसीलिए हमेशा इसका यूज करते हैं, डबल स्लैश का। ये यूज होता है, ये यूज नहीं होता है, इसमें बड़ा रिस्क है। इसमें तुम साफ साफ कह रहे हो होना चाहिए। मान लो कल को डेवलपर ने क्या कर दिया, div पे चाइल्ड की जो टैग है div से हटा के टेबल कर दिया, तो ये काम करेगा? तो वो टेबल कर दिया तो जाके div के अंदर div को ढूंढेगा, div मिलेगा नहीं, टेबल मिलेगा वहां, तो वहीं पे बाहर वापस लौटाएगा, भैया कहेगा हमको मिला नहीं। लेकिन ये कह रहा भाई अंदर चाहे div डाल दो, चाहे टेबल, चाहे 4 चीज और डाल दो, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम तो ऐसे ढूंढने निकले हैं। div ढूंढ लेंगे, जब मिल जाएगा तो उसके अंदर हमें क्या चाहिए, स्पैन चाहिए। एज ए चाइल्ड मिलेगा तो भी अच्छा है, एज अ ग्रैंड चाइल्ड मिलेगा तो भी अच्छा है, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड मिलेगा तो भी अच्छा, मतलब जो भी हो, बस मेरे अंदर होगा तो हम उसको आइडेंटिफाई कर लें। देखो जहां डबल स्लैश है वो रिलेटिव, और जहां सिंगल स्लैश आएगा वो क्या है, एब्सोल्यूट।
कि तुम एक्सक्लूड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ कोई समझौता नहीं। ऐसे नहीं सोच सकते कि 2 लेवल नीचे हो तो ये मैनेज कर लेगा, ये मैनेज नहीं कर सकता। इसके लिए क्या है, जस्ट एज इट इज चाहिए। और इसके लिए क्या है कि भैया ये मिल जाए, उसके अंदर स्पैन ढूंढ लो, 2 लाइन अंदर मिले कि 4 लाइन अंदर मिले कि 8 लेवल अंदर मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता। जरा ये एक्स बात अभी लिख रहे थे ना, इस एलिमेंट का कहाँ गया, इसका लिख रहे थे ना, जरा देखो, हमने कुछ आधा लिखा भी था आधा दिया। देखो पहले देखो ये काम कैसे करना। अगर ये लिख दे तो अब 10 क्यों आ रहा है, पहले ये देखो क्या आ रहा है, 1 ऑफ 10 ना। हमने क्या लिखा पहले, डिव जिसकी आईडी क्या है स्टफ अंडरस्कोर 14, तो ये है ना। फिर हमने लिखा क्या, /a। तो इसका मतलब क्या हुआ, उस डिव के अंदर क्या हम ढूंढ रहे हैं, लिंक। उस डिव के अंदर हम क्या ढूंढ रहे हैं, लिंक। तो बताओ डिव के अंदर कितने लिंक, 10 है ना, इसीलिए क्या दे रहा है ये 1 ऑफ 10। अगर स्लैश लगा दो तो तब तो कहेगा भैया बात ही गलत लिख रहे हो, डिव के अंदर कोई, डिव का कोई चाइल्ड ए नहीं है। लेकिन इसका क्या मतलब हुआ, डिव का डिसेंडेंट ए। डिव के कितने डिसेंडेंट ए हैं, बहुत हैं, चाहो तो देख सकते हो। ये सब लिंक ही तो है, ये सब इसी डिव के अंदर है ना यार। देखो आ गया, ये सब इसी डिव के अंदर है ना, इसी डिव के अंदर है कि नहीं है। डिव के अंदर ही टेबल है, टेबल के ही अंदर क्या है, लिंक है ना। और डिव कहां तक है ये भी दिख रहा होगा, पूरा एरिया यार तुमको। देखो डिव मतलब इतना पूरा ना। और डिव लिखने के बाद, उसकी आईडी देने के बाद डबल स्लैश क्या लिखा है तुमने, ए। तुमने लिखा कि ऐसा डिव ढूंढो जिसकी आईडी क्या हो, स्टफ अंडरस्कोर 14 हो, और उसके अंदर क्या हो, लिंक। तो इसके अंदर कितने लिंक है, एक नहीं है, कितने लिंक है, 10। आई बात समझ में, 10 क्यों दे रहा है। लेकिन बताओ तुम्हें इसमें कौन सा लिंक चाहिए, जिसका इनर टेक्स्ट क्या हो, स्क्रॉल हो ना। इनर टेक्स्ट भी स्क्रॉल ना हो, इनर टेक्स्ट के अंदर क्या हो, स्क्रॉल वर्ड हो ना। तो लिखो /a तो लिखे हो ना, अब यही लिखो। ये देखो 1 ऑफ 1 आया कि नहीं। और अपने इस एक्स पाथ को ध्यान से देखो, पहले इसमें कहीं इंडेक्सिंग है, 1 ऑफ 1 पहचान रहा है कि नहीं पहचान रहा है। जरा ध्यान से देखो, इसको हमने यहां से यहां भेज दिया नीचे, और रिफ्रेश कर दो। अब देखो, अब तो उसका इंडेक्स नंबर बदल, इंडेक्स से अब कोई बात ही नहीं है। जरा देखो पहचान रहा है कि नहीं, टॉप अकाउंट्स वाले को। पहले ऊपर था ना, अब उसे हमने खींचे कहाँ कर दिया, नीचे ना। तब भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है कि नहीं, कोई इंडेक्सिंग हम यहाँ यूज कर रहे हैं नहीं। हमने यहाँ 2 चीजों का यूज किया, एक कैसे एट्रीब्यूट या इनर टेक्स्ट देते हो ये तो तुम जानते हो, लेकिन मेन यूज किया इसका, डबल स्लैश। स्लैश लगा दोगे नहीं काम करेगा। अच्छा, हम अगर इनर टेक्स्ट यूज नहीं करते, सिर्फ क्या लिखे हो, देखो पढ़ो ध्यान से। तुमने लिखा डिव और जिसके अंदर हो ए, तभी तो कह रहा है क्या 1 ऑफ 10, कह रहा है उस डिव के अंदर 10 लिंक हैं। लेकिन ये लिखने का क्या मतलब हुआ, डिव के डिव में जाओ जिसकी आईडी क्या है स्टफ अंडरस्कोर 14, फिर उसके पास उसके अंदर कहाँ जाओ, तो उसमें ए, तो कितने मिले 10। फिर उन 10 में से छांट रहा है ऐसा कौन है जिसके टेक्स्ट में स्क्रॉल वर्ड आ रहा है, एक आ रहा है तो दे दिया आपको। देखो इसको ध्यान से, ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्स पाथ है और ये सबसे ज्यादा यूज होता है। मैक्सिमम जगहों पे जहां एट्रीब्यूट्स नहीं होते हमें यही अप्रोच लेके चलना पड़ता है। हम ये स्लैश वाला अप्रोच लेके नहीं चलते। ये वाला तो एक 3 टेबल है ना, तीसरे टेबल में है ना, टेबल 3 लिखे हो, कल को एक टेबल और जोड़ देगा, ये 3 से क्या हो गया 4 हो गया, तो काम करेगा। अब इसको जरा ध्यान से देखो, इसको अब अंदर 3 टेबल रखो चाहे 30 टेबल रखो,
div के अंदर ये ढूंढ, div के अंदर अगर एक लिंक है उसके टेक्स्ट में स्क्रोल है तो ये XPath भी काम करेगा। ध्यान से देखो इसको, ये ढूंढ कैसे रहा है या काम कैसे कर रहा है ये भी समझ लो पूरी तरीके से। जब ये अप्रोच लेके चलते हो, यहां हमने क्या किया है देखो, एट्रीब्यूट इनर टेक्स्ट के साथ साथ डिसेंडेंट वाला रिलेशन का यूज किया। देखो जरा अभी एक चीज और देखो ध्यान से, ये क्या दिखा रहा है 113 ना, क्योंकि ये डबल स्लैश ए लिखने का मतलब क्या हुआ, पूरे पेज पे ढूंढ रहा है, पूरे पेज पे ढूंढ रहा है। ऐसा कौन है जिसका टैग क्या है, ए है, और इसके इनर टेक्स्ट में क्या है, स्क्रोल है। तो पूरे पेज में उसको कितने मिल रहे हैं, 13 मिल रहे हैं। लेकिन इसका क्या मतलब हुआ, पहले वो डिव को ढूंढ रहा है, डिव पूरे पेज में कितने हैं, एक, और उस डिव के अंदर कितना स्क्रोल है, एक ही ना। अब हम लोग हमेशा इस कंसेप्ट का यूज करेंगे जब भी किसी का XPath देना होगा और हम देखेंगे उसके पास क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है, तो पेरेंट और जो भी जाएंगे ना, इसके बाद जो रिलेशन बनाएंगे उसमें स्लैश का यूज नहीं करेंगे। किसका यूज करेंगे, डबल स्लैश। तो सिर्फ पेरेंट चाइल्ड रिलेशन के लिए ही काम करेगा। और डबल स्लैश का क्या मतलब है, वो पेरेंट चाइल्ड के लिए भी काम करेगा, पेरेंट डिसेंडेंट के लिए भी काम करेगा, वो सबके लिए काम करेगा। जैसे ये देखो, ये XPath काम कर रहा था ना, काम कर रहा है ना, कर रहा, स्लैश लगाया है ना। जरा एक काम करते हैं, अब भी तो काम कर रहा है। जहां स्लैश चलता है वहां डबल स्लैश जरूर चलता है, क्योंकि स्लैश किसकी बात करता है, पेरेंट चाइल्ड की, और डबल स्लैश किसकी बात करता है, पेरेंट डिसेंडेंट की, और चाइल्ड भी तो डिसेंडेंट ही है। अगर पेरेंट चाइल्ड रिलेशन देना है स्लैश से देते हो, अगर डबल स्लैश से भी दे दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। डबल स्लैश से दे दोगे तो एक फायदा है कि मान लो आज कल को डिव के अंदर डेवलपर ने एक और डिव डाल दिया और उस डिव के अंदर टेबल डाल दिया, तब भी ये काम करेगा। क्योंकि इसका अप्रोच क्या है, डिव के अंदर इसे टेबल चाहिए, जस्ट चाइल्ड हो तो भी चलेगा, एज अ ग्रैंड चाइल्ड हो तो भी चलेगा, एज अ ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड हो तो भी चलेगा। जहां स्लैश काम करता है वहां डबल स्लैश जरूर काम करता है। क्या करें, ये कहां पे, हाँ इसमें इंडेक्सिंग यूज है, बिल्कुल अच्छा नहीं। अब जैसे हमने इंडेक्सिंग क्या दिया है, ये भी देखो सही करके क्या दिया है, इंडेक्सिंग कैसे हटाई जाए इसकी, देखो ध्यान से, तुम्हारे सामने है देखो, ये डिव है, डिव के अंदर 3 टेबल है ना, पहला, दूसरा और तीसरा। हमने क्या दिया, टेबल 3 ना, कल को यही है ना, एक टेबल और ऐड हो गया तो ये गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन ये जो तीसरा टेबल है, ध्यान से देखो, क्या इसके पास कोई एट्रीब्यूट है ना, क्लास है जिसकी वैल्यू क्या है, स्मॉल स्क्रोल लिंक। यार ऐसे यूज कर दो ना, @ क्लास इक्वल टू, काम कर रहा है कि नहीं। अब क्या ढूंढेगा ये, देखो इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होगा, डबल स्लैश टेबल मतलब पूरे पेज में ढूंढेगा। पहली बात तो कितने टेबल हैं, फिर उन टेबल में छाटेगा स्मॉल स्क्रोल लिंक कितने हैं, तो स्मॉल स्क्रोल लिंक वाले टेबल पेज में कितने हैं, 13 हैं। 13 के 13 अंदर टी बॉडी है, उनके अंदर TR भी है, TD भी है और A भी है। लेकिन ये लिख देते तो मतलब बदल जाता है। अब क्या हो गया, पहले क्या ढूंढेगा, डिव जिसकी आईडी क्या है, stuff_14, पूरे पेज में कितना है, 1 है। अब उसके अंदर ढूंढेगा टेबल जिसकी लिंक, पूरे पेज में 13 टेबल हैं, लेकिन इस डिव के अंदर तो एक ही टेबल है ना। तुम कहोगे 3 टेबल है, भैया 3 टेबल तो हैं, लेकिन ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, 3 टेबल है ना, हम ये, लेकिन स्मॉल स्क्रोल लिंक किसकी क्लास है, देखो पहले वाले की क्लास क्या है, स्मॉल है, दूसरे वाले की क्या है, स्मॉल है, तीसरे वाले की क्या है, स्मॉल स्क्रोल लिंक। तो जब तुम ये लिख दिए कि डिव के अंदर टेबल उसकी क्लास क्या है, स्मॉल स्क्रोल लिंक,
अब और कौन डिव है ये मैटर नहीं करता, वो जाके ढूंढेगा उस डिव के अंदर कितने टेबल है, तो मिलेंगे उसे कितने, ये पढ़ेगा डिव, इसके अंदर टेबल तो कितने मिलेंगे 3, फिर उन 3 में छाटेगा ऐसा कौन टेबल है जिसकी क्लास क्या है स्मॉल स्क्रोल लिंक है। पूरे पेज में ये यूनिक नहीं है, ध्यान देना, पूरे पेज में ये यूनिक नहीं है, लेकिन उस डिव के अंदर तो यूनिक है। ध्यान से समझो इस बात को, यही मेन है जो समझना है। और एक्सपाथ में पूरा लंबा चौड़ा रिलेशन नहीं लिखते, जितनी ज्यादा चीजें लिखोगे उनके ज्यादा रिस्क रहेगा, इसीलिए ज्यादा चीजों को लिखने की जरूरत ही नहीं है। मान लो कल को डेवलपर ने ऐसा, मान लो ये एक्सपाथ हमारा काम कर रहा है, कल को डेवलपर ने टी बॉडी हटा दिया टेबल में से, अब ये काम करेगा नहीं। इससे अच्छा होता तुमने टी बॉडी को क्या किया होता, यूज ही न किया होता। अब तुम क्या ढूंढा, तुम्हारा एक्सपाथ क्या ढूंढेगा, डिव के अंदर टेबल, टेबल के अंदर टीआर, टी बॉडी है या नहीं है इससे फर्क नहीं पड़ता। अब चाहे डेवलपर टी बॉडी लगा दे चाहे टी बॉडी हटा दे, मेरे एक्सपाथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम ये लिख दिए होते तब, तो अगर वो टी बॉडी हटा देता तो मेरा एक्सपाथ काम नहीं करता, लेकिन अगर हमने इसको यूज ही नहीं किया तो सही। कुछ समझ में आ रहा है ये? अब ऐसे कोई भी, जैसे मान लो अगर हम इस पे आए, ये देखते हैं जरा, तो मान लो टॉप, यहाँ क्या लिखा हुआ, इसका टैग क्या है, h2 है, क्लास कुछ भी है और इनर टेक्स्ट। मान लो इनर टेक्स्ट इसका बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो यूज करोगे नहीं यूज करोगे। बच्ची क्या यूज करने के लिए, क्लास। मान लो क्लास भी बार बार चेंज हो रही हो तो इसको भी नहीं यूज करोगे, कहाँ जाओगे, पेरेंट के पास। इस पेरेंट के पास कुछ नहीं है, इस पेरेंट के पास गए, अगर इस पेरेंट को एनालाइज करके देखा, रिफ्रेश करके देखा, इसकी वैल्यू बार बार क्या है, फिक्स है, बदल नहीं रही, तो समझ जाओगे क्या है, ये फिक्स है, स्टेबल है, तो ऐसे यूज करो। अब इसके अंदर ये बताओ, इस डिव के अंदर डिव है, डिव के अंदर क्या है, h2 है ना, h2 इसका क्या है, चाइल्ड है कि ग्रैंड चाइल्ड है, ग्रैंड चाइल्ड है ना, स्लैश डिव स्लैश h2 भी लिख सकते हो या डबल स्लैश। ये 1 ऑफ 2 आ रहा है क्योंकि पेज पे एक आध और भी है क्या शायद, अच्छा टॉप ऑफर्स भी है ना, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है किस तरह से हम एक्सपाथ बना रहे हैं। किसी भी एलिमेंट का एक्सपाथ बनाना हो, बहुत जगह तुमको अब मिलेगा, जैसे सपोज करो ऐसे ही इस पे फ्लिपकार्ट पे जाओ, जैसे अमेजन पे ही जाओ, अच्छा ये जरा देखो, और इसका यूज ढंग से यूज करना देखो, जितने भी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन होंगे उनके एक्सपाथ ऐसे ही लिखे जाए। जिन एलिमेंट्स पे काम करना होगा डायरेक्टली उनके पास एट्रीब्यूट नहीं मिलेंगे, तुम उनके ऊपर जाओगे, किसी एंसेस्टर को पकड़ोगे जिसके पास क्लियर इंफॉर्मेशन होगी, फिर उससे इसका रिलेशन बनाओगे, और रिलेशन बनाने में भी स्लैश का यूज नहीं करोगे। यूज किसका करोगे, डबल स्लैश। डबल स्लैश यूज करने के बाद तुम्हें पूरी हायरार्की देने की जरूरत नहीं पड़ती, तो छोटा भी होगा
और सबसे बड़ी बात होगा, अगर कुछ को कल को बीच में बदल भी जाएगा तब भी ये काम करेगा, लेकिन स्लैश वाला जो रहेगा वो काम नहीं करेगा। चलो चाहो इसी में किसी और एग्जाम्पल पे आते हैं। जैसे ये क्या लिखा हुआ है, टॉप कोट्स ना, अब इसको पहचानना है। तो इसके लिए क्या, इसका इनर टेक्स्ट या इसका टैग क्या है, बी है ना, इसका टैग क्या है, बी है। टॉप कोट्स, इसको देखो तो हम क्या एक्सपाथ लिखें इसका, डबल स्लैश बी, कितने आ गए 29 ना। इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग तो करनी नहीं है, फिर ध्यान से देखो इसको फिर क्या है, इसके पास टेक्स्ट है और ये NBSP लिखा है ना, तो आज से मतलब जान लो NBSP का क्या मतलब होता है। जहां NBSP लिखा रहेगा कभी इनर टेक्स्ट में तो इसका मतलब होता है क्या जानते हो, स्पेस। HTML अपनी लैंग्वेज में स्पेस को कई बार क्या लिखते हैं डेवलपर, NBSP। ये NBSP नहीं है, कहीं भी NBSP लिखा है यहाँ, NBSP का मतलब क्या है, स्पेस है। तो ये यार यूज करने लायक नहीं है, कैसे यूज करें। अच्छा NBSP आए ना आए, लेकिन टॉप कोट्स वर्ड तो हमेशा आ रहा है ना। अच्छा देखो ऐसे NBSP दिख रहा है ना, जरा डबल क्लिक करें, NBSP वर्ड गायब हो गया ना, NBSP क्या बन गया, स्पेस बन गया ना। लेकिन अच्छा NBSP आए ना आए, लेकिन टॉप कोट्स तो आ रहा है ना, तो क्या कर सकते हैं हम, डबल स्लैश बी और फिर क्या, कंटेन्स टेक्स्ट कॉमा, आ गया ना 1 ऑफ 1। और मान लो कई बार ऐसा हो कि पेज में 2-4 जगह हो, तब अगर पेज में 2-4 ऐसे बी हैं जिनका टैग क्या है, जिनका टेक्स्ट क्या है, जिनके टेक्स्ट के अंदर क्या आ रहा है, टॉप कोट्स, तब अभी तो 1 ऑफ 1 आ रहा है, मान लो 1 ऑफ 1 ना है, क्या है 1 ऑफ 4 आए, तब क्या करो, तो मतलब यूनिक नहीं है ना। तो हमेशा क्या ढूंढोगे, पेरेंट। तुमको दिखेगा अच्छा है एक टीडी है जिसकी पास क्लास है, ये ट्राई करके देखोगे। या फिर इसके पास भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती तो कहाँ जाते, इसके पास जाते। यहाँ भी नहीं मिलती तो कहाँ जाते, इसके पास। और नहीं तो फिर कहाँ पहुँचते, डिव के पास। ऐसे एक्सपाथ दे देते। काम कर रहा है कि नहीं। देखो ऐसे लिखोगे तो क्या मतलब है, पूरे पेज में ढूंढेगा ऐसा कौन है जिसका टैग बी है और वर्ड क्या आ रहा है, टॉप कोट्स। ये लिखोगे तो क्या समझेगा, पहले डिव को ढूंढेगा जिसकी आईडी क्या होगी, stuff_11, और फिर उस डिव के अंदर ढूंढेगा ऐसा कौन बी है जिसका टेक्स्ट क्या है, टॉप कोट्स है। अरे हम कह रहे ये भी हटा दें क्या, अब भी काम कर रहा है। देखो ध्यान से इस बात को भी समझो, ये काम नहीं कर रहा है ना, ये क्या बता रहा है, देखो ध्यान से, पेज में कितने बी हैं, 29, लेकिन इस डिव के अंदर कितने बी हैं, 1। तो सोचो हमने बस बी लिखा है और लेकिन 1 ऑफ 1 मिल गया ना, क्यों, क्योंकि हमने उसका एक ऐसा पेरेंट उठाया जो कि स्टेबल था और यूनिक था, और उसके अंदर टोटल कितने बी थे, 1, तो डायरेक्ट मिल गया। हमें कुछ भी टॉप कोड सोर्स देने की जरूरत भी नहीं पड़ी। और चाहते तो यही ऐसे भी लिख सकते थे, डिव लिखते, फिर टेबल लिखते, फिर टी बॉडी लिखते, टीआर लिखते, टीडी लिखते, फिर क्या लिखते, बी लिखते। वो एक्सपाथ क्या होता, बेकार होता, क्योंकि कल को जरा सा भी बीच में कुछ चेंज होता वो एक्सपाथ काम नहीं करता। लेकिन इसके साथ क्या है, टेबल है, एक टेबल और डाल दो, 2 टेबल घटा दो, कुछ और जोड़ दो, फर्क नहीं पड़ता। इसका तरीका क्या है, डिव ढूंढेगा, डिव के अंदर क्या ढूंढेगा, बी। अब उसके बीच में 3 टेबल आ रही है कि 10 टेबल आ रही है कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, फर्क नहीं पड़ता। हेलो, ठीक है, रुको, कितना टाइम हुआ, इसीलिए तो ऐसा हम लिखते हैं कि छोटे मोटे उसके चेंजेस जो हैं मेरे एक्सपाथ बर्दाश्त कर। बहुत ज्यादा चेंजेस कर देगा तो हमें अपने स्क्रिप्ट में चेंजेस
करने पड़ेंगे, अपने एक्सपाथ में चेंजेस करने पड़ेंगे। इसीलिए पहले ही जब हम एक्सपाथ लिखते हैं तो उस समय ये समझदारी लगाते हैं कि ऐसा एक्सपाथ लिखो कि कल को छोटे मोटे चेंजेस आए तब भी मेरा एक्सपाथ हिले ना, मेरा एक्सपाथ काम करे। और हाँ, डेवलपर चेंजेस भाई करते हैं, और डेवलपर अपने मन से चेंजेस नहीं करते हैं, उनसे क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है कि हमें ऐसे कर दो। तो भाई हम लोगों को किस बात का पैसा मिलता है? काम कराने का ना। तो हमसे कहोगे ऐसे बना दो तो फिर उसका भी पैसा लेंगे, फिर कहेगा नहीं वैसे बना दोगे तो हमें तो क्या है, टाइम का पैसा है। तो हमसे अगर वही कमवा रोज बदलवाओगे और रोज बिगड़वाओगे, रोज बनवाओगे तो हम करेंगे, हमें तो मेरी बिलिंग हो रही है ना भाई। तुम पे कर रहे हो, तुम कह रहे हो आज ऐसा बना दो, उसने बना दिया, हमने वैसे टेस्ट कर दिया। कल को डेवलपर क्या कहेगा, वो क्लाइंट ऐसा कर दो, अब तो उसके भी पैसे लिए, तो वैसा करने का भी पैसा लिया था, अब ऐसा करने का भी वो पैसा लेगा। अब फिर हम अलग से अपने टेस्ट केस फिर से सही करेंगे, उसके भी हम पैसे लेंगे, फिर हम उस टेस्ट केस को रन करेंगे, फिर पास फेल बताएंगे, उसके भी पैसे लेंगे, फिर वो बदलवाए भाई, पैसे देने वाला है, वो जैसा कहेगा वैसा हम करेंगे। हमारा तो ऐसा थोड़ी होता है हमारा कि ये काम है दे दिया और करना है, हमें वो काम बताता जाएगा, उसके पैसे मिलेंगे। तो कई बार वही काम बनवाएगा, कुछ दिन बाद वही कहेगा इसको बिगाड़ दो, फेंक दो, ये बेकार हो गया, तो ऐसे कर दो अब इसको। तो सबका काम फिर से शुरू हो जाएगा। डिजाइनर डिजाइन चेंज करेगा, डेवलपर अपना कोड चेंज करेगा, टेस्टर अपना टेस्ट केस चेंज करेगा, ऑटोमेशन वाला क्या करेगा, अपना ऑटोमेशन की स्क्रिप्ट चेंज करेगा, सबका काम आएगा, सब लोग अपना अपना काम फिर से करेंगे। और हाँ, चेंजेस एप्लीकेशन में होते हैं। हाँ, बी अगर 2 मिल गए, हाँ तब दिक्कत आ जाएगी। तब क्या आएगा, 1/2 आएगा। मान लो इसी डिप के अंदर 2 भी रहे होते तब ये 1/1 नहीं आता, 1/2 आता, और इसको पॉइंट करता। मान लो तुम्हें दूसरे वाले पे काम करना होता तब तुम शायद इंडेक्सिंग करते, लेकिन इंडेक्सिंग से तुम बचना चाहते हो तो तुम देखते कि यार 2 भी भले इस डिप के अंदर हैं, लेकिन एक का इनर टेक्स्ट में टॉप कोट्स आ रहा है, एक के इनर टेक्स्ट में नो डेटा फाउंड आ रहा है, तो हम इसका यूज कर लेते हैं। अगर दोनों सेम हो तो देखते हैं अंदर कि कहां दोनों अलग हो रहे हैं। अगर दोनों में सब कुछ दोनों में एकदम ही मैच कर जाए तब फिर इंडेक्सिंग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ मतलब भाई, जब अगर ऐसा हो जाए, पहले तो हम यही कोशिश करेंगे कि एट्रीब्यूट के बेसिस पे छांट लें। एट्रीब्यूट के बेसिस पे नहीं छटा, सिंगल नहीं मिला, तो पेरेंट चाइल्ड का यूज करके छांट लें। वहां से भी जब नहीं होगा, जब दिखेगा कि नहीं अंतिम में आने, मान लो इस डिप के अंदर 2 चाइल्ड रहे होते, दोनों का टैग भी रहा होता, ठीक है, और एक इस टीडी के अंदर रहा होता, एक दूसरे टीडी के अंदर रहा होता, तो शायद हम ऐसा कर लिखते, /, एक जैसे दोनों है, जो दोनों के पास सेम ही इंफॉर्मेशन है ना, तो शायद ऐसा करते हैं। अगर पहले पे करना होता तो पहले टीडी के अंदर भी होता तो ये लिखते, तब इंडेक्सिंग करना मजबूरी हो जाता। बट जनरली तुम पहले ट्राई करोगे कि इंडेक्सिंग करने की जरूरत ना पड़े। और अब इसका किसका यूज करोगे, // का। चलो आज इतना ही रखते हैं।